हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल संजय अकेडमी। आज हम लोग हिंदी भाषा पैडागोजी का चैप्टर नंबर 4 पढ़ेंगे। इससे पहले हम लोग 3 चैप्टर को पढ़ चुके हैं, तो आज का जो चैप्टर बहुत ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट होने वाला, क्योंकि आज के चैप्टर में हम लोग जो व्याकरण को पढ़ाने की विधियां हैं, आगमन विधि है, निगमन विधि है, भाषा संसर्ग विधि है, भाषा संदर्भ विधि है, इन सभी विधियों पर चर्चा करने वाले हैं। तो मोस्ट इम्पोर्टेंट आज की क्लास होने वाली है। आराम से देखिए और देखते हैं कि किसी भी भाषा को सीखने के लिए व्याकरण को क्यों पढ़ा जाता है, व्याकरण की क्या इम्पोर्टेंस है। तो चलिए पहले तो इसको पढ़ते हैं। व्याकरण शिक्षण के उद्देश्य छात्रों को शुद्ध बोलने, पढ़ने, लिखने की प्रेरणा देने के लिए, ठीक है। ये तो उद्देश्य है केवल। अभी जनरल इसके आगे जो विधियां है वो मोस्ट इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। छात्रों में भाषा के गुण व दोषों को जांच करने की रुचि उत्पन्न करना, ठीक है, एक तो ये उद्देश्य है। नवीन भाषा को सिखाने में सहायता करना, भाषा की प्रकृति का व्यवहारिक ज्ञान कराना, व्यवहारिक ज्ञान कराना, ठीक है। अगर मुझे व्याकरण पता है तभी मैं शुद्ध भाषा का ज्ञान कर सकता हूँ। जैसे व्यवहारिक शब्द है, अब इसमें मुझे पता है कि इसमें इक प्रत्यय लगा हुआ है और मूल शब्द व्यवहार है, ठीक है। अगर मुझे व्याकरण का ज्ञान है तभी तो मैंने ये बता पाया। अगर मुझे व्याकरण का ज्ञान नहीं होता तो मैं इसको नहीं बता पाता। लेकिन ये शब्द सभी जानते हैं कि व्यवहारिक शब्द है, ठीक है। व्यवहारिक है, सामाजिक है, राजनैतिक है, इनमें सभी कौन सा प्रत्यय लगा, इक प्रत्यय हुआ लगा हुआ है। थर्ड क्या है, भाषा के चारों कौशलों का विकास करना है। LSRW पढ़ेंगे इसके बारे में, सुभोपाली, ठीक है। सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, ये चारों कौशलों को विकसित करना। भाषा की शुद्धता की क्षमता को पहचानने की योग्यता का विकास करना। वही बात है कि अगर हम व्याकरण का ज्ञान रखते होंगे तो हम भाषा की शुद्धता की जांच कर सकते हैं कि कौन सा शब्द सही है, कौन सा शब्द गलत है। तो ये तो केवल पढ़ने वाले उद्देश्य थे और उनको ध्यान में रखना। अब आगे हम चलते हैं। देखिए, भाषा के अंग देख लीजिए। ध्वनि है वो भाषा की सबसे छोटी इकाई है, और जो कैसी छोटी इकाई है, ये मौखिक है। अगर पूछा जाए भाषा की सबसे छोटी मौखिक मौखिक इकाई है तो वो कौन सी है, ध्वनि। अब पूछा जाए भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई कौन सी है, तब वहां पर आपका आंसर जो होगा, जो वर्ड होगा, क्या होगा, लिखित में हो जाएगा वर्ड। तो यहाँ से क्वेश्चन सबसे ज्यादा पूछा जाए। अगर केवल क्वेश्चन आ जाए कि भाषा की सबसे छोटी इकाई है, ध्वनि भी ऑप्शन में है, वर्ण भी है, शब्द भी है, पद भी है, तब आपका आंसर ध्वनि होगा, ठीक है। अब इसको आपको ध्यान रखना है कि सबसे छोटी ध्वनि, ध्वनि के बाद वर्ण, वर्ण के बाद शब्द, शब्द से बनता है पद, पद से बनता है पदबंध, पदबंध से बनता है उपवाक्य, उपवाक्य से बनता है वाक्य, वाक्य से बन जाती है हमारी लैंग्वेज, पूरी भाषा, ठीक है। चलिए अब हम लोग चलते हैं व्याकरण शिक्षण की विधियां, की व्याकरण जो है किन किन विधियों के माध्यम से पढ़ाया जाना चाहिए। मोस्ट इम्पोर्टेंट विधियां हैं, ठीक है। इन विधियों को आप ध्यान रखिएगा और सीख लीजिए। अगर कोई डाउट हो तो क्वेश्चन पूछ लेना। वैसे डाउट आपका रहेगा नहीं, हम अपनी प्रकार से, अपनी तरफ से अच्छी प्रकार से ही बता देंगे। सबसे पहले हमारा है आगमन विधि। देखिए, आगमन विधि को सूत्र निर्माण विधि भी कहते हैं, ठीक है, और निगमन विधि को सूत्र विधि कहते हैं। इतना इनमें अंतर है, ये ध्यान रखना। आगमन विधि आगमन विधि में सूत्र को बनाते हैं, ठीक है, बनाते हैं, इसलिए सूत्र निर्माण विधि है। इसमें क्या होता है, उदाहरण से नियम की ओर, पहली किसी चीज का स्पेसिफिक उदाहरण दिया जाता है, बाद में हमको नियम बताया जाता है। इंग्लिश में इसको इंडक्टिव मेथड कहते हैं। इसकी ट्रिक है IFG, आई फॉर इंडक्टिव, एस फॉर स्पेसिफिक, जी फॉर जनरल। स्पेसिफिक टू जनरल मतलब विशिष्ट से सामान्य की ओर अगर आ जाए लिखा हुआ, तब भी वहां पर आपकी आगमन विधि ही है। विशिष्ट से सामान्य अगर कहीं लिखा हुआ आ जाए ऐसे करके कि विशिष्ट से सामान्य, ठीक है, सामान्य, विशिष्ट से सामान्य की ओर, तब भी वहां पर कौन सी विधि लगेगी, वहां पर आगमन विधि का प्रयोग हो रहा है, ठीक है। जैसे अब पढ़ते हैं। पहले मैंने आपको एक उदाहरण बता दिया, विद्यालय बता दिया कि विद्यालय में कौन सी संधि है, मैंने ऐसे लिखा विद्यालय, ठीक है। और बता दिया कि इसमें जो है बड़ा आ प्लस बड़ा आ मिलकर बड़ा आ हो रहे हैं,
तो इसमें कौन सी संधि है? तो मैंने बता दिया दीर्घ संधि है। जब कभी भी छोटे छोटे मिलकर बड़े हो जाएं, आ ई उ ओ औ हो जाएं, सभी बड़े हो जाएं, तब वहां पर हमेशा दीर्घ संधि होती है। बाद में इसका नियम बता दिया, पहले एक स्पेसिफिक उदाहरण दिया, तब इसीलिए इसे कहते हैं आगमन विधि, उदाहरण से नियम की ओर, बाद में नियम। जैसे प्रत्येक है, प्रत्येक का मैंने उदाहरण दिया, प्रत्येक में मैंने बता दिया अलग अलग करके कि इसमें यण संधि है, बाद में यण संधि का जो पूरा आपको नियम नोट करा दिया, तो इसको कहते हैं आगमन विधि, और हमने सूत्र बना दिया, इसीलिए इसे कहते हैं सूत्र निर्माण विधि। आई होप क्लियर हो गया होगा। चलिए ध्यान रखना इस चीज को। अब आगमन के बाद आती है निगमन विधि, ये है जस्ट अपोजिट किसकी? आगमन विधि की। आगमन और निगमन विधि एक दूसरे की अपोजिट विधियां हैं। चलिए करते हैं। निगमन विधि में क्या है? इसको सूत्र विधि कहते हैं, मतलब इसमें सूत्र बना बनाया हुआ आपको मिलेगा, रेडीमेड मिलेगा, ठीक है। डिडक्टिव मेथड इसको कहते हैं। इसको आप DGS से याद रख सकते हैं। D फॉर डिडक्टिव, G फॉर जनरल मतलब सामान्य, S फॉर स्पेसिफिक तो सामान्य से विशेष की ओर। इसमें क्या हो जाएगा? इसमें हो जाएगा सामान्य से विशेष की ओर। विशेष या विशिष्ट कुछ भी लिख लो, ठीक है, डजंट मैटर। तो सामान्य से विशिष्ट की ओर, सामान्य से विशेष की ओर कौन सा होगा? निगमन विधि, सूत्र विधि। इसमें पहले आपको रेडीमेड ऑलरेडी से सूत्र पता होता है, बाद में उसके जो है सूत्रों के बाद में हम उसके एग्जाम्पल्स की प्रैक्टिस करते हैं। जैसे आज मैंने आपको दीर्घ संधि का उदाहरण, दीर्घ संधि याद करा दी, दीर्घ संधि के नियम कि जब भी छोटा आ ई, जैसे छोटी ई है वो बड़ी ई है, जब भी ये मिलेगी तो बड़ी ई ही बनेगी। ये मैंने नियम आज आपको बता दिए, क्लेरिफाई कर दिए। अब हमने कहा चलिए अच्छा, संधि के नियम तो आज आपने पढ़ लिए दीर्घ संधि के, अब इसके कुछ उदाहरण भी कर लेते हैं। फिर मैंने आपको उदाहरणों की प्रैक्टिस करवा दी, जैसे विद्यालय है, ठीक है, रवीश है, कबीर है, और इसी प्रकार के और भी उदाहरण ले लिए। विद्यालय है, पुस्तकालय है, और कोई भी हो, ठीक है। तो ये क्या है? नियम से उदाहरण की ओर, बस इतना आपको ध्यान रखना। इस प्रकार से निगमन विधि में पढ़ाया जाता है, इसको इंग्लिश में कहते हैं डिडक्टिव मेथड। सेकेंड, दो विधियां हो गई। इसके बाद अब एक बात ध्यान रखना, ना तो सभी टॉपिकों को आप आगमन विधि से पढ़ा सकते हैं, ना ही सभी को निगमन विधि से पढ़ा सकते हैं, तो किस विधि से पढ़ाना चाहिए? इसीलिए जो पढ़ाने की बेस्ट मेथड होती आगमन निगमन विधि, कि जहाँ पर अगर मैं आगमन का प्रयोग करना है वहां पर आगमन का प्रयोग करो जिस टॉपिक के लिए, और जो टॉपिक को आगमन से नहीं पढ़ा सकते उसको निगमन विधि से पढ़ाइए। तो इसलिए अगर पूछी जाए पढ़ाने की बेस्ट मेथड है आगमन विधि, निगमन विधि, आगमन निगमन विधि, इनमें से कोई नहीं, तब जो आगमन निगमन बोथ वाला ऑप्शन है वो ही सही है, पढ़ाने की बेस्ट विधि इसको कहते हैं, ठीक है। इंडक्टिव डिडक्टिव मेथड क्यों होता है वो भी मैंने आपको बताया। अगर सभी टॉपिकों को हम आगमन विधि से पढ़ाएंगे तो टाइम बहुत ज़्यादा लगेगा, ठीक है। अगर सभी को निगमन विधि से पढ़ाएंगे तो समझ में नहीं आएगा, कि कुछ टॉपिक आगमन से समझ में आते हैं पूरी अच्छे तरह से, कुछ निगमन से। इसलिए जो पढ़ाने की जो बेस्ट मेथड है वो है आगमन निगमन विधि। अब चौथी हमारी है भाषा संसर्ग विधि। ये क्या विधि है भाई? छात्रों को व्याकरण का सैद्धांतिक ज्ञान न कराकर व्याकरण के व्यवहारिक रूप से सीखने पर बल दिया जाता है। जैसे लेखकों की कृतियां पढ़कर छात्र स्वयं व्याकरण के नियमों का निर्माण करते हैं। इसका मतलब जैसे है, जैसे आप कोई लेखक है उसकी गद्य पद्य की कोई भी रचना पढ़ रहे हैं, किसी की भी आथर की, तो आपने मान लीजिए वहां पर शब्द देख लिया कोई, इसमें ही से ही कोई शब्द जैसे सैद्धांतिक शब्द आया, अब आपने शब्द पढ़ा, अब आप इसमें ही संधि समास और उपसर्ग प्रत्यय ढूंढने लगे। आपने कहा जो सैद्धांतिक शब्द है इसमें इक प्रत्यय लगा हुआ है, सैद्धांतिक इक प्रत्यय लगा हुआ है, और मूल शब्द है सिद्धांत है। सिद्धांत में जब इक प्रत्यय लगाते तभी सैद्धांतिक बन जाता है, समाज में लगाते सामाजिक बन जाता है, नैतिक में नैतिक, नैतिक में जब इक प्रत्यय लगाते हैं तब नैतिकता बन जाता है। तब पढ़ते रहते हैं आप गद्य पद्य की रचनाएं आराम से, मनोरंजन में, न्यूज़पेपर में, कहीं भी कुछ भी पढ़ रहे थे, आपने नियम निकालने शुरू कर दिए उसके माध्यम से,
ठीक, ड्राइव करने लगे कि इसमें ये उपसर्ग है, ये प्रत्यय, ये संधि है, ये समास है, तब इसको कहते हैं हम भाषा संसर्ग। का मतलब होता है साथ साथ, पैरेलल, साइमल्टेनियसली। मुझे सैद्धांतिक ज्ञान ना कराकर व्याकरण के व्यवहारिक रूप से सीखने पर बल देते हैं, तो इसे कहते हैं भाषा संसर्ग विधि। ध्यान रखना आप, इसका नाम इम्पोर्टेंट है। क्वेश्चन आता है कि निम्नलिखित में से व्याकरण पढ़ाने की कौन सी विधि है, तब इसका नाम इम्पोर्टेंट है भाषा संसर्ग विधि। जो इसके बाद वाली हम विधि पढ़ेंगे वो 100% है और आती भी बहुत है, इसका आपको नाम रखना ध्यान, और हमने पढ़ भी ली। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। संदर्भ में व्याकरण या समवाय विधि। संदर्भ में, रेफरेंस में, ये एक बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। संदर्भ का मतलब वही होता है, लगभग भाषा संसर्ग विधि अभी जो ऊपर पढ़ी थी लगभग उससे मिलता जुलता है, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट है। कैसे? जैसे गद्य है, पद्य है, कहानी है, रचना है, कविता है, कुछ भी है, आपको पढ़ते समय प्रसंग, प्रसंग का मतलब जो आ जाए बीच में, अवसरा अनुकूल, अवसर आने पर, ठीक है, अवसर आने पर, शब्द मिलने पर, वहीं पर आप उसको व्याकरण के नियम सिखाने लगे, तब ये कौन सी विधि हो गई? ये हो गई संदर्भ में व्याकरण। जैसे आज हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, हम लोग हिंदी की पेडागोजी पढ़ रहे हैं, कोई ये ग्रामर की क्लास थोड़ी ना चल रही। अब मैं इनमें जो शब्द आए अब मैं उनमें आपको व्याकरण के नियम पढ़ाने लगूँ कि संदर्भ में कौन सा उपसर्ग लगा हुआ है, सम उपसर्ग लगा हुआ है, ठीक है। और देखते हैं इसमें अवसरा अनुकूल में कौन सी संधि है, अवसर प्लस अनुकूल, अवसर प्लस अनुकूल दीर्घ संधि है, ऐसे अवसर प्लस अनुकूल दीर्घ संधि हो गई। तब हम पढ़ तो रहे थे हिंदी पेडागोजी, अब पढ़ाने लगे आपको व्याकरण, तो यही क्या है, संदर्भ में व्याकरण को पढ़ना। और कोई शब्द देख लेते हैं, देखिए जैसे प्रसंग शब्द है यहाँ पर आया हुआ, अब प्रसंग में कौन सा उपसर्ग लगा हुआ है? प्रा लगा हुआ है, प्रा प्लस संग बराबर प्रसंग, अच्छी तरह से है जो संग बराबर प्रसंग। तो हमने आपको उपसर्ग इसमें बता दिया, जबकि मुझे तो केवल हिंदी पेडागोजी पढ़ानी थी। तो अगर आप कोई भी कहानी, कविता, गद्यांत, पद्यांत, न्यूज़पेपर या कहीं भी मैगजीन में कहीं भी अगर आप पढ़ रहे हैं, अगर उसमें व्याकरण को पढ़ने लगे, उससे व्याकरण को निकालने लगे, तो इसे कहते हैं संदर्भ में व्याकरण। क्वेश्चन आता है कि बच्चे को आप संदर्भ में व्याकरण कैसे पढ़ाएंगे, तो इस प्रकार से आप पढ़ाएंगे कि जो भी चीज़ अगर हम पढ़ा रहे हैं, अगर उसमें कोई शब्द आ गया तो हम उसको साथ में ही बता देंगे कि बेटा इसमें संधि कौन सी, समास कौन सा है, या रस छंद अलंकार जो भी है व्याकरण हम उसमें साथ में ही बता देंगे, ठीक है। चलिए अब एक क्वेश्चन कर लेते हैं, बताइए। सीटेट जनवरी 2022 का लेटेस्ट क्वेश्चन है, प्रभावी रूप से व्याकरण पढ़ाने के लिए निम्न में से कौन सा सही नहीं है? इसमें एक सही नहीं है, तीन सही है, देखना नहीं वाले क्वेश्चन गलत जल्दी होते हैं। वास्तविक संप्रेषण के रूप में प्रस्तुत करना, संदर्भों के अनुसार व्याकरण के प्रासंगिक नियम बताना, सही बात है, अभी पढ़ी। वास्तविक जीवन में संप्रेषण के समान अभ्यास करने के अवसर देना, ठीक है। नियमों को रटकर तथा अभ्यास करके व्याकरण सीखना, नहीं, नियमों को रटकर आप नहीं सीखेंगे, रटने वाला जो ऑप्शन है वो हमेशा देखते घन कैसा कर दो, कट कर दो, वो गलत ही होगा। ठीक, व्याकरण को आप सीखने की सबसे अच्छी विधि है आगम विधि है, निगमन विधि, और सबसे ज्यादा जो बेस्ट मेथड है 100% सही है, इससे सीखा हुआ ज्ञान आपका बहुत स्थायी रहेगा, संदर्भ में व्याकरण, ठीक है। ग्रामर इन रेफरेंस। चलिए अपनी क्लास को यहीं पर कंप्लीट करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस क्लास को भाई शेयर और कर दिया करें थोड़ा, ठीक है, अगर चैनल को सब्सक्राइब ना किया तो कर लें, ठीक है, इससे हमको एक मोटिवेशन मिलता है, और एक अच्छा सा कमेंट कर दिया करें। चलिए थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।